वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। साथ ही हमने ये जाना था कि इसके स्ट्रक्चर में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जो कि है कोर, क्लैडिंग और जैकेट। कोर जो होता है वो इसका मेन कंपोनेंट होता है जिसमें हमारी लाइट प्रोपोगेट करती है। इसको हम लाइट गाइडिंग मीडियम भी कहते हैं। इसके बाद इसके चारों ओर सराउंडेड होती है क्लैडिंग, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कोर से कम होता है। और साथ ही साथ इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस की वजह से हमारी लाइट जो है वो कोर के अंदर ही रहती है और बाहर नहीं जाती है। इसके बाद इस को क्लैडिंग के चारों ओर एक और लेयर होती है जिसको हम जैकेट कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है। आफ्टर दैट वी ऑल्सो सॉ दैट द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने ये जाना था कि प्रोपगेशन कैसे होता है। मान लीजिए अगर ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है तो यहाँ से एक रे इंसिडेंस होती है। जब इंसिडेंट होने के बाद जब वो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर स्ट्राइक करती है, कोर क्लैडिंग इंटरफेस क्या हुआ, जहाँ पे कोर और क्लैडिंग मिलते हैं, तब वो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल बनाती है तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और पूरी की पूरी लाइट जो है वो कोर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई होती है और फिर से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसी तरह ये बाउंस होते हुए हमें फाइबर के एंड तक मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारी 2 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पहली कंडीशन ये हो गई कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होना चाहिए, तो ये चीज तो मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट पर आ जाएगी। दूसरी कंडीशन थी कि कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे जो एंगल बन रहा है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या वो हम ज्यादा कैसे रखेंगे, यहाँ पे हम उसकी एनालिसिस करना चाहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप एक देखिए ट्राइंगल बन रहा है BDC, ट्राइंगल BDC। पहले एक हम यहाँ से कंसिडर करते हैं कि ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है। यहाँ पे एक रे इंसिडेंट होती है, दैट इज AB। तो ये इसका इंसिडेंट हो रही है तो हम मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। उसके बाद यहाँ पे जाएगी फाइबर के अंदर, तो फिर हमारा एक एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम R कंसिडर कर लेते हैं। और उसके बाद जाके ये कोर क्लैडिंग पर स्ट्राइक करती है, कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है, जो कि हो जाता है हमारा एंगल थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो ट्राइंगल BDC बन रहा है, इसमें एक हमारा है एंगल R, एक एंगल है थीटा और एक ये एंगल होगा 90 डिग्री का। आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो फिर ये तो 90 डिग्री ही रहेगा। ये दोनों मिलके कितने बनाएंगे, 90 डिग्री, मींस R प्लस थीटा विल बी 90। अगर हम I की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो आपको पता है कि R की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इट मीन्स कि अगर R की वैल्यू बढ़ रही है तो थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि इन दोनों को आपस में 90 डिग्री शेयर करना है। अब अगर आप अभी भी I बढ़ाते चले जा रहे हैं तो इट मीन्स कि उसी प्रोपोर्शनल में थीटा जो है वो कम होता जाएगा और एक लिमिट ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा जब थीटा जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा। और जब थीटा क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा तब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नहीं अकर करेगा और लाइट या रे हमारी जो है वो यहाँ से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बल्कि कुछ ट्रांसमिट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है कि कौन सा एंगल I मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, जिससे कि लाइट आगे जाके क्रिटिकल एंगल या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर पड़े। सो आवर फर्स्ट एम इज टू कैलकुलेट दिस एंगल। ये एंगल कहलाता है एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस मतलब कितने एंगल तक हमारा ऑप्टिकल फाइबर रे को या लाइट को एक्सेप्ट करके आगे प्रोपोगेट कर देगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मैथमेटिकल एनालिसिस की है, वो हम चलिए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम फिर से इसी डायग्राम को कंसिडर कर लेते हैं कि लेट अस कंसिडर दैट वी हैव अ फाइबर। ये हमारा फाइबर है जिसमें हमारा ये कोर बना हुआ है और ये हमारी क्लैडिंग है। यहाँ पे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान ले रहे हैं, एक डेटा गिवन है दैट इज 1.7 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है जिसका डेटा हमने 1.5 दे रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से दैट N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी कि पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो रे इंसिडेंट हो रही है या लॉन्च हो रही है फाइबर पर जिस मीडियम से, उस मीडियम का भी हमने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसिडर कर लिया है, दैट इज N0। ये हमारे ऑप्टिकल फाइबर का एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए एक रे इंसिडेंट होती है यहाँ पर,
तो ये हम जिस एंड पर, जिस फाइबर के एंड पर रे इंसिडेंट होती है उसको हम लॉन्चिंग एंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे रे हमारी इंसिडेंट हो रही है एट बी पॉइंट, और यहाँ पे जो बी पॉइंट पे होगी तो इस एंगल को जो एक्सिस के बीच के साथ ये एंगल बनाता है इसको हम एंगल आई कह लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद ये जाता है, ये हो जाता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हमने आर मान लिया है। आफ्टर दैट इट विल स्ट्राइक द कोर क्लैडिंग इंटरफेस एट सी पे स्ट्राइक करता है जिसको हम एंगल थीटा मान लेते हैं। और उसके बाद अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल है तो आपको पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और लाइट हमारी टोटली है जो अंदर ही रहेगी और आगे जाके फिर से यहाँ स्ट्राइक करेगी और फिर स्ट्राइक बाउंस बैक कर फिर कोर के अंदर ही रह जाएगी, बाउंस करेगी, इस तरह करते हुए वो आगे चली जाएगी। तो ये हमारा फिगर है जो आपको बनाना पड़ेगा और फुल्ली लेबल्ड करना होगा। चलिए अब हम इसके बेसिस पर कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ हम कहाँ अप्लाई करेंगे? यहाँ एट पॉइंट, यहाँ पे हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। दैट अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, हम पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ रे ए बी। तो यहाँ पे आपको पता है स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है जो अगर लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जा रही है तो पहले ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके एंगल का साइन इज इक्वल टू दूसरे ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसके एंगल का साइन। तो यहाँ पे रे जो है वो हमारी कहाँ से जा रही है? इस मीडियम से जा रही है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n0। तो हमने n0 लिख लिया। एंगल कितना है? I, देन साइन I। अंदर जाने के यहाँ पे फाइबर के अंदर जाने के बाद इसका एंगल हो जाता है R, और अंदर जा रही है तो कोर में जा रही है तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1। तो हमने कितना लिख लिया? n1 साइन R। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आप फिर से उसी ट्राइंगल को कंसीडर करिए जो हमने ट्राइंगल कंसीडर किया था, दैट वाज BCD। ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने पे ये हमारा ट्राइंगल बन गया। आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और ये कितना है? राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इट मींस दिस इज 90 डिग्री। तो ये दोनों कितने होंगे? 90। इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। सो वी कैन से 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस आर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट्स वेरी सिंपल, दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम दोनों साइड साइन ले लेंगे तो साइन आर इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। वेरी सिंपल। और आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। सो साइन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है? इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू यानी कि साइन आर की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, n0 साइन i इज इक्वल टू n1 को एज इट इज, और साइन r की जगह हमें cos थीटा लिख देना। तो ये हमने cos थीटा लिख दिया। सो वी हैव गॉट n0 साइन i इज इक्वल टू n1 cos थीटा। आफ्टर दैट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये एंगल कितना होगा उसी पर ये एंगल भी डिपेंड करेगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि एंगल कितना रहे कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल या उससे ज्यादा का एंगल बने। तो हमने साइन आई को LHS में रोक लिया और n0 को हम RHS में ले जाएंगे। देन वी विल गेट n1 अपॉन n0 इज इक्वल टू cos थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया लार्जेस्ट वैल्यू जहां पर जो लाइट है वो इसी फाइबर के अंदर रहे, और उसकी कंडीशन क्या है कि वो क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे ज्यादा रहे। बराबर रहेगा तो फिर कोर क्लैडिंग इंटरफेस के अलोंग ग्रेस करेगा या इसके अलोंग चलेगा, नहीं तो फिर ये बाहर चला जाएगा, और उससे ज्यादा हुआ तो ये किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट दैट वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी? आई मैक्सिमम वैल्यू। तो अब हम आई की जगह क्या लिखेंगे? आई मैक्स। आई की जगह हम क्या लिखेंगे? आई मैक्स। और मैक्सिमम पे थीटा इज इक्वल टू थीटा सी, यानी कि पहले वो वैल्यू निकालेंगे और इससे ज्यादा की, इससे और वैल्यूज जो होंगी वो तो इस अंदर ही अंदर रहेंगी ही रहेंगी। अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है तो इससे कम जितनी वैल्यूज होंगी वो तो अंदर जाके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल बनाएंगी। सो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई।
तो हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, आई की जगह आई मैक्स और थीटा की जगह थीटा सी। तो हमारी इक्वेशन 3 बन जाएगी साइन आई मैक्स इज इक्वल टू n1 अपॉन n0, ये एक उसकी जगह वही कॉस थीटा सी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसके आगे की एनालिसिस देखते हैं कि वो क्या होगी। चलिए अब हम आगे पॉइंट सी पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने पॉइंट बी पर स्टार्टिंग में स्नेल्स लॉ अप्लाई किया था, अब हम पॉइंट सी पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि पहले मैंने बताया था कि जिस मीडियम में हमारी लाइट है पहले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया है, अभी लाइट हमारी कहाँ है, इन द कोर, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। आफ्टर दैट अब हमने अभी कंडीशन क्या ली थी कि हम उस कंडीशन को कैलकुलेट करेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा सी, इट मींस एंगल कितना है, थीटा सी। हम उस मैक्सिमम वैल्यू को निकाल रहे थे, आई के मैक्सिमम वैल्यू को, तो ये हो जाएगा उस एंगल का साइन, दैट इज साइन थीटा सी। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं n1 साइन थीटा सी। ये कहाँ जा रही है, क्लैडिंग में जा रही है, तो क्लैडिंग में अगर चली जाएगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, n2। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2। और एट क्रिटिकल एंगल पर लाइट जो होगी या जो हमारी रे होगी वो जस्ट इंटरफेस पर ग्रेस करेगी, कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पर ग्रेस करेगी, इसके अलाउंग जाएगी, इट मींस इट विल मेक 90 डिग्री एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90। तो अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 आपको पता है, तो फिर साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू n2 अपॉन n1। हमने यहां से किसकी वैल्यू निकाल ली, साइन थीटा सी की वैल्यू निकाल ली। सो आई हैव रिटन हियर दैट साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये आप स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, √1 माइनस साइन थीटा। तो उस यहाँ पे थीटा की जगह हम थीटा सी ले रहे हैं, तो कॉस थीटा सी इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। ठीक है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। अब हमारे पास अभी जस्ट हमने साइन थीटा सी की वैल्यू निकाली है n2 अपॉन n1, तो साइन स्क्वायर थीटा सी की जगह हम n2 अपॉन n1 रख देंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू √1 माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल। आफ्टर दैट वी विल टेक द एलसीएम, n1 स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए n1 स्क्वायर हमने लिया, तो यहाँ से ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इट विल बी n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब इसमें हम अंडर रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला है, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5, जो कि हमने cos थीटा सी की वैल्यू निकाली है। अब देखिए इक्वेशन 4 में हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 4 में cos थीटा सी था, हम cos थीटा सी की वैल्यू रख देंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 5 की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख देंगे। तो साइन आई मैक्स को एज इट इज लिख दिया हमने, साइन आई मैक्स इज इक्वल टू n1 अपॉन n0, ये एज इट इज है। cos थीटा सी की जगह आप ये लिखेंगे, दैट इज √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर n1 एंड n1 विल बी कैंसल आउट, सिंपल, and you can write √n1 square minus n2 square upon n0, because n1 n1 कैंसिल हो गया है, then n0 सिर्फ बचा हुआ है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। आफ्टर दैट अब हम ये मान लेते हैं कि जिस मीडियम से लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है या लॉन्च हो रही है फाइबर में, वो एयर है, तो फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये आपको पता है। तो हमारा मीडियम एयर है, तो हमारा n0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो इक्वेशन 6 जो है इसमें n0 1 हो जाएगा, देन सिंपली साइन I0, या फिर हम I मैक्स की भी वैल्यू कह सकते हैं। यहाँ पे चलिए अभी मैक्स की ही वैल्यू लिख लेते हैं, I मैक्स हो जाएगा हमारा √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू हो गई। आफ्टर दैट ये हमारा जो I मैक्स है ये मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल है, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल। अगर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई मैक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये हो जाएगी
मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू, उससे ज्यादा अगर आपने वैल्यू ली आई नॉट की तो फिर अंदर यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा या क्रिटिकल एंगल के बराबर का एंगल नहीं बनेगा। तो अगर मैं इसको फिर से जर्नलाइज कर दूं, मान लीजिए मैं और एक्सेप्टेंस एंगल निकालना चाहूं, तो यहाँ पे हम इसको फिर से आई नॉट लिख सकते हैं। देन आई नॉट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये हो जाएगी आपके एक्सेप्टेंस एंगल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में और ये बहुत ही सिंपल होते हैं सॉल्व करना। यहाँ पे बस अगर आपको कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, जो कि n1 क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, n2 क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द एक्सेप्टेंस एंगल। चलिए अब हम एक्सेप्टेंस एंगल की डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रही है डेफिनेशन, द मैक्सिमम एंगल फ्रॉम द फाइबर एक्सिस एट विच लाइट में एंटर द फाइबर सो दैट इट विल प्रोपगेट इन द कोर बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही हम लोगों ने निकाला है कि मैक्सिमम एंगल जो है अगर हमारे फाइबर के एक्सिस के अलोंग पड़े, जिसके बाद वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए फाइबर में, इट मींस कि वो क्रिटिकल एंगल या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, दैट इज एक्सेप्टेंस कोण। अब एक्सेप्टेंस कोण क्या होगा, अब हम लोग इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। फिर से ये हमारा एक ऑप्टिकल फाइबर बना है जहाँ पे ये कोर है एंड दिस इज द क्लैडिंग, ये हमारा फाइबर का एक्सिस है। अब क्या है कि जो मैक्सिमम एंगल ले लीजिए, दैट इज आई नॉट को हम मैक्सिमम एंगल ले लें और उसके बाद रे ए बी को फाइबर के एक्सिस के अलोंग पूरा रोटेट कर दें, तो फिर हमें एक कॉनिकल सरफेस मिलेगा। देखिए इस तरह से एक सरफेस मिलेगा। तो इस सरफेस या इस कोन के अंदर जितनी रेज आएंगी, उन रेज को जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर एक्सेप्ट करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा इसके अंदर, जिससे कि हमारी रेज जो है वो प्रोपगेट हो जाएंगी टिल द एंड ऑफ द फाइबर। अगर इस कोन के बाहर कोई रे इंसिडेंट हो रही है, मान लीजिए इस तरह से, तो फिर वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा और हमारी जो रे है वो क्लैडिंग में भी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इस कोन के अंदर इंसिडेंट रे आनी चाहिए, उसकी वैल्यू इस कोन के अंदर आनी चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है एक्सेप्टेंस कोन। इट मींस ऐसा कोन जिसके अंदर अगर रे पड़ेगी देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अकर करेगा। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, अ कोन विद इन विच ऑल द रेज इंसिडेंट विल बी कलेक्टेड एंड प्रोपगेटेड थ्रू द फाइबर। दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम लोग एक और टर्म देखेंगे, दैट इज न्यूमेरिकल अपर्चर।